नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और इसी के आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं मैथ्स में जो पहला चैप्टर आज शुरुआत करने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। और मैथ्स में हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम देखते हैं जब संख्या रहती है तो संख्या क्या होती है। यहाँ पर देखते हैं संख्या से पहले थोड़ी सी बात करते हैं संख्या। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 को इस प्रकार लिख दिया जाता है और कभी कभी इसी 4 को इस प्रकार लिखते हैं और उसी प्रकार इस 4 को इस प्रकार और एक 4 को इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो जो संख्याओं को लिखने के तरीके या ढंग को, संख्याओं को लिखने के तरीके या ढंग को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति कहा जाता है या फिर संख्या पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा संख्या पद्धति में, जैसे 4 को इस प्रकार भी लिखा जाता है 4, और इंग्लिश में इस प्रकार और इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो संख्याओं को लिखने के तरीके या ढंग को संख्या पद्धति कहते हैं। हम यहाँ पर जो संख्याओं को लिखते हैं इस प्रकार, तो संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा जाता है। संख्याओं को कितने प्रकार? 2 प्रकार। इसके 2 प्रकार, लिखने के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संख्याओं में, एक होता है हिंदी अरबी संख्या पद्धति। हिंदी अरबी संख्या पद्धति। फर्स्ट एक कौन सा होता है? हिंदी अरबी संख्या पद्धति। हिंदी अरबी संख्या पद्धति होती है। एक होती है यहाँ पर रोमन संख्या पद्धति। एक कौन सी? रोमन संख्या पद्धति। जब हम देखते हैं तो संख्या 2 प्रकार से लिखी जाती है। एक हिंदी अरबी संख्या पद्धति और दूसरी होती है रोमन संख्या पद्धति। दूसरा कौन सा? रोमन संख्या पद्धति। जब हम देखते हैं तो हिंदी अरबी संख्या पद्धति किसे कहेंगे? जब देखा तो यहाँ पर शून्य का आविष्कार भारत में होता है। शून्य का आविष्कार कहाँ पर होता है? भारत में। और भारत में किसने किया था? भारत में शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो जो भारत, यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी भाषा कौन से देश में बोली जाती है? भारत और अरब। यहाँ पर बोल सकते हैं कि भारत और अरब देशों की मिली जुली पद्धति को, भारत और अरब देशों की मिली जुली पद्धति को हिंदी अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। हिंदी अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है या फिर कहते हैं। भारत और अरब देशों की मिली जुली पद्धति को हिंदी अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। ये सिंपल सा बेसिक है। जिस प्रकार शून्य का आविष्कार हमने देखा था, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है और भारत में भी किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ओके, तो अब उसी प्रकार से देखते हैं, दूसरा देखते हैं। एक होती है दूसरी संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति। तो रोमन संख्या पद्धति या उसको बोल सकते हैं, इसे रोमन संख्या पद्धति को दूसरे नाम से यहाँ पर इसे कहा जाता है दार्शनिक संख्या पद्धति। इसे कौन सी संख्या पद्धति? दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसे दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति वे पद्धति जिसमें केवल
10 अंकों का प्रयोग किया जाए, जिसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाए, 10 अंकों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, जिसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाए उसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक पहला होता है, संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है हिंदी अरबी संख्या पद्धति। भारत और अरब देशों की मिली जुली पद्धति को हिंदी अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा शून्य का आविष्कार कहाँ पे हुआ है, भारत में। भारत में किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। वो रोमन एक होती है दूसरी संख्याओं को दूसरे रोमन संख्या पद्धति। तो रोमन संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति वे पद्धति जिसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाए उसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि 10 अंक कौन कौन से, तो 10 अंक यहाँ पर लिखूंगा मैं। कहाँ से? 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कौन सा? 9। टोटल कितना अंक हो गए? 10। टोटल कितना अंक? 10। तो एक बार पुनः देख लो, हमने संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम से शुरुआत की। तो संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने के तरीके या ढंग को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। प्रकार कितने हैं? दो। एक होता है हिंदी अरबी संख्या पद्धति और दूसरा कौन सा होता है? रोमन संख्या पद्धति। तो हिंदी अरबी संख्या को पद्धति को समझने के लिए भारत और अरब देशों की मिली जुली पद्धति को हिंदी अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा शून्य का आविष्कार कहाँ पे हुआ है? भारत। और भारत में किसने किया है? ब्रह्मगुप्त ने। और बाकी जो संख्या है, अंक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये हमारे देश में नहीं हुआ है। इनका आविष्कार अरब देशों में हुआ है। अब दूसरा कौन सा होता है? रोमन संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति। वे पद्धति जिसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाए उसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। 10 अंक में कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने हो गए? 10। इसी के साथ हम जो अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु देखेंगे इसको मिटाने के बाद। देखते हैं तो संख्याओं के जो रोमन क्या होता है? रोमन को देखेंगे तो यहाँ पर रोमन और एक लिख दूंगा यहाँ पर हिंदी। रोमन क्या होता है? जैसे इस प्रकार 4 को यहाँ, एक को इस प्रकार लिखा जाता है, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर इस प्रकार, एक के बाद 2 को इस प्रकार, सेकंड आई, और 3 को इस प्रकार लिखते हैं, थर्ड आई, और 4 को कितना लिखते हैं? आई और वी। 5 को क्या लिखते हैं? वी। और 6 को क्या लिखते हैं? वी और आई। 7 को वी डबल आई। 8 तो वो कितना लिखते हैं? वी ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई। 9 को आई और एक्स। 10 तो वो कितना लिखते हैं? एक्स। इसी प्रकार से हिंदी होते हैं, वो क्या होता है? रोमन संख्या होती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर संख्या पद्धति में होता है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हम देखेंगे तो संख्याओं के अनेक प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम देखेंगे अनेक प्रकार में, पहला होता है प्राकृत संख्या। पहली कौन सा है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या होती है तो संख्याओं के प्रकार में पहला कौन सा? प्राकृत संख्या।
तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसकी शुरुआत, या फिर बोल सकते हैं जिसकी शुरुआत एक से हो, जिसकी शुरुआत एक से हो, एक से हो उसे, एक से हो, वो एक से हो और कहाँ पे जाके ख़त्म होना चाहिए? अनंत। एक से हो उसे, या फिर बोल सकते हैं दूसरी परिभाषा, जिसे हम गिनतियों के रूप में, गिनतियों के रूप में, गिनतियों के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं उसे, जिसे हम गिनतियों के रूप में उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसे हम गिनतियों के रूप में उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है? जिसे गिनतियों के रूप में, तो गिनती कहाँ से? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ये कहाँ तक जाना चाहिए? ये कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक। कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक। ओके, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने देखा कि कहाँ से? एक, दो, तीन, चार, पाँच, वो डेढ़ कहाँ तक? अनंत तक। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? अनंत, अनंत या फिर इन्फिनिटी। अब देखेंगे हम दूसरा संख्याओं के प्रकार में, हम दूसरे नंबर का लेंगे। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या, जिसकी शुरुआत शून्य से हो, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो? शून्य से हो, जिसकी शुरुआत शून्य से हो, शून्य से हो। और ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए? अनंत पे। ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए? अनंत। उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है या फिर कहते हैं। संख्याओं के प्रकार में दूसरा देखते हैं तो कौन संख्या आती है? दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। जिसकी शुरुआत शून्य से हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, कहाँ से? एक से पहले कहाँ, कौन सा? शून्य। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, ये कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए? अनंत पे। कहाँ पे? अनंत पे। तो पूर्ण संख्या वे संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से हो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहाँ से हो? शून्य से। और ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए? अनंत पे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी? अनंत या फिर इन्फिनिटी होती है। पूर्ण के बाद होता है, पूर्ण संख्या के बाद होता है तीसरे नंबर का। पहला हमने कौन सा पढ़ा? प्राकृत संख्या। जिसे हम गिनतियों के रूप में उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा एक, दो, तीन, चार, पाँच, वो डेढ़ कहाँ तक? अनंत तक होना चाहिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? एक होती है। और सब अब दूसरा देखते हैं, और बड़ी कौन सी है? अनंत। दूसरा हमने देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण, जिसकी शुरुआत शून्य से हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब संख्याओं के प्रकार में हम तीसरा प्रकार देखेंगे। संख्याओं के प्रकार में कौन सा? तीसरा। संख्याओं के प्रकार में तीसरे नंबर का होता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या क्या होती है? यहाँ पर लिखा मैंने 0, 1, 2, 3 और 4 और 5, 6। ये कहाँ तक जाना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए। और इधर लिखा -1 और -2, -3, ये भी कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए। यहाँ पर जो शून्य होता है वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और इधर की संख्या कौन सी? धनात्मक। और इधर ऋण है तो कौन सी संख्या? ऋणात्मक। अब इसमें परिभाषा इस प्रकार बना सकते हैं, वे संख्या या फिर वह संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनती है। ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनती है। ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर या फिर मिलकर निर्माण होता है। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हमने देखा बीच में जो शून्य था वो क्या है? उदासीन। 1, 2, 3 ये कौन संख्या? धनात्मक। और इधर कौन से? ऋणात्मक। वह संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर निर्माण होता है या फिर बनती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या के बाद आता है, पूर्णांक संख्या के बाद लिखते हम एक संख्या अगली लेंगे। संख्याओं के प्रकार में अगला परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो इसे हम परिभाषित इस प्रकार करेंगे। अब मुझे बताओ भिन्न क्या होता है? भिन्न बड़ा जो होता है जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे क्या कहा जाता है? भिन्न। तो परिमेय संख्या को इस प्रकार परिभाषित करेंगे, वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे या फिर इससे पहले एक बार और पुनः देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं में वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में, तो यहाँ पर 2 के बटे में 3 कामा यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 और 22 के बटे में 7। तो ये एग्जाम्पल या फिर 1-2 और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 11 के बटे में 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य क्या है? उदासीन। इधर की संख्या क्या है? धनात्मक और इधर वाले ऋणात्मक। उसके बाद क्या होता है? परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के दौर पे देखा 2/3 और कामा 2 कामा 22/7 कामा 11/12। अब संख्याओं के प्रकार में अगला प्रकार होता है 5वें नंबर का अपरिमेय संख्याएं या फिर बोल सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वे संख्याएं जिसे या फिर बोल सकते हैं जिसे करणियों के रूप में लिखा जाए, करणियों के रूप में
लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब करणियों के रूप में जैसे जिस प्रकार से एग्जाम्पल या फिर लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, करनी में 3, करनी में 2 और यहाँ पर एक पाई भी लिख सकते हैं। पाई होता है जिसका मान, देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 वह क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसी प्रकार संख्याओं के प्रकार में अब अपरिमेय संख्या देखा हमने, वे संख्या जिसे करणियों के रूप में लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा, करनी में 3, करनी में 2, पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है।